बट जब उनको समझा कि नहीं इंडिविजुअल्स के केस में भी बहुत कुछ हो रहा है, तो उन्होंने स्क्रूटिनी उनके बढ़ा के लास्ट 15 ईयर्स कर दिए। तो वो आपके पीछे के 15 साल का कोई भी आईटीआर ओपन करके आपको हाँ छूट नहीं सकते आप। ऑब्वियसली वो अगर हमारे कंट्री के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे अलाउंसेस दिए हैं। अरियर्स होते हैं, डीए अरियर्स मिलते हैं उनको, 1 रैंक 1 पेंशन अरियर मिलता है उनको। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद भी इनकम जो चालू होती है तो आपका आईटीआर तो चलता ही है। बट ऐसा होगा आपने कोई लोकल बंदा ढूंढा, उनसे फाइल करवा दिया जस्ट बिकॉज उनकी फीस बहुत कम थी, तो वो बोल रहा है कि ये फॉर्म के अलग लगेंगे, वो फॉर्म के अलग लगेंगे, आपको अगर रिफंड चाहिए तो अलग लगेंगे। ये सारे रेड फ्लैग्स है। तो अनऑथराइज्ड पर्सन जनरली क्या करते हैं, सहज एक आईटीआर 1 फॉर्म है वो लेते हैं, आईटीआर 1 भरते हैं और सबमिट कर देते हैं, बट उसके बाद नोटिस आती है। तो इसका लीगल और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? हाँ, लीगल एक्शंस 3 केस में हो सकते हैं आई विल से। एक तो नॉन फाइलिंग के केस में हो सकता है, एक इज लेट फाइलिंग के केस में हो सकता है और एक मिस रिपोर्टिंग के केस में भी हो सकता है। आई विल सजेस्ट कि आप कोई प्रोफेशनल सीए या कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर ही जाओ। जय हिंद फौजी भाइयों, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। तो उड़चलो ने एक और पॉडकास्ट जो है आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं, जिसमें हमारे साथ है निधि संजय शर्मा, जो आपके जो सवालात हैं टैक्स फाइलिंग को लेके, टैक्स डिडक्शंस को लेके, और कुछ जो हमारे फौजी भाई फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं उनके मन में भी काफ़ी सवालात होते हैं टैक्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। निधि जी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। तो सबसे जो बेसिक सवाल है हम उससे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि इनकम टैक्स फाइलिंग को लेके, स्पेशली अगर हम बोले ना एक सैलरीड इंडिविजुअल है या फिर एक डिफेंस पर्सन है, तो उनके माइंड में काफ़ी सारे जो है मिसकंसेप्शंस होते हैं कि अगर मैं फाइल नहीं करूँगा तो क्या होगा, फाइल करना ज़रूरी है क्या, या फिर अगर मेरा टैक्स कट गया तो फिर वापस हमको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना ज़रूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानकारी दें उनको कि क्यों ज़रूरी है, या ये जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी ये गलत क्यों है। ओके, अभी जैसे आपने बोला कि डिफेंस एंड सैलरीड इंडिविजुअल्स, तो इनके मन में सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि हमारा एम्प्लॉयर जो है तो उन्होंने हमारा टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, सो हम क्यों आईटीआर फाइल करें, और या फिर हमको ज़रूरत ही नहीं है जब हमारा टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। बट ये पूरी तरीके से गलत है, बिकॉज जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो एम्प्लॉयर ने उसकी जो सैलरी थी उसके बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट किया है। अभी ऐसा हो सकता है कि जब उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया तब आपके पास 1-2 एग्जम्पशंस या डिडक्शंस नहीं होंगे अवेलेबल, जिसके प्रूफ्स आप हो सकता है बाद में अवेलेबल हो। तो उसको अगर आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आप क्लेम कर सकते हो। एक वो चीज़ होगी, उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। दूसरे उनके मन में होता है सर कि जैसे अगर हमारी इनकम 5 लाख से अंदर है तो हमको तो टैक्स आता ही नहीं है, तो हमारा टीडीएस भी डिडक्ट नहीं हुआ है, तो हम आईटीआर क्यों फाइल करें। तो बट ऐसा नहीं होता है। अगर अब मैं देखूँ तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से और न्यू स्कीम में अगर 3 लाख से ऊपर हो तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और प्लस इसमें 2 और कंडीशंस गवर्नमेंट ने ऐड करी है, तो बिकॉज कि अगर आपका फॉरेन ट्रैवल हो या आपने फॉरेन करेंसी में कुछ एक्सपेंस किया हो ओवर एंड अबाउट 2 लाख, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इसमें तो इनकम का भी कोई कंडीशन नहीं है कि इनकम इतनी होनी चाहिए। अच्छा, तो इनकम से कोई संबंध ही नहीं है। वही अगर आपका पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख के ऊपर आपने पे कर दिया हो तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होगा बिकॉज ये अभी बजट में ऐड किया है जैसे गवर्नमेंट ने। एंड एक चीज़ें होती है सर, जैसे अगर मैं बोलूँ तो लोग बोलेंगे कि नहीं जिनकी हाई सैलरी होती है वही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, हम तो छोटे लोग हैं, हम क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। बट ऐसा भी नहीं होता। गवर्नमेंट ने लिमिट डिसाइड कर दी 2.5 एंड 3, तो उसके ओवर एंड अबव अगर आपकी इनकम एंड जो मैंने बची हुई 2 कंडीशंस बताई इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड फॉरेन करेंसी एक्सपेंस की, वो अगर आपने फुलफिल कर दी तो आपको आईटीआर फाइल करना ही है। सेकेंड इज कि जैसे अभी लगता है कि जैसे अगर मुझे टैक्स पेमेंट करना आ रहा है तो ही मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं, बट ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में आपको रिफंड पे आए, बिकॉज कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मैंने पहले भी बोला एग्जम्पशंस आपके पहले क्लेम नहीं हुए थे, पर आज की डेट पे जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपके पास वो प्रूफ्स है तो आप उसका रिफंड ले सकते हो। या ऐसा हो सकता है जो इंटरेस्ट ऑन एफडीज वगैरह होती है वो एम्प्लॉयर को नहीं पता होता है, बिकॉज वो आपको पर्सनल इनकम है, तो वो भी आपको आईटीआर में रिपोर्ट करना होता है कि अगर आपने कोई शेयर में ट्रेडिंग कर ली है, कुछ सेल परचेस किया है, कुछ इंटरेस्ट ऑन एफडी आपने अर्न करी है, तो उसके ऊपर भी आपको जैसे बैंक तो 10% टीडीएस डिडक्ट करता है, बट आप कौन से स्लैब में वो बैंक को नहीं पता है। बैंक स्टैंडर्ड अपना 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो आपको वैसे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। सो मैं अपने जो डिफेंस लोग हैं उनको यही बोलना चाहूँगी, सो प्लीज़ डोंट बी ऑफ द मिसकंसेप्शन, मतलब मिसकंसेप्शन पे मत जाइए, आप अपनी इनकम देखिए और आईटीआर फाइल करिए। तो
अब देखिए, इसको थोड़ा सा एक और सवाल भी आता है हाँ। कि जब हम टैक्स फाइल करते हैं तो टैक्स फाइल करना मुझे रिफंड आना ही चाहिए। हाँ। ये एक कॉन्सेप्ट होती है, करेक्ट। है ना। अगर उसको किसी ने बोल दिया, कोई सीए ने बोल दिया कि नहीं सर आपको जो है टैक्स पे करना होगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है पर्सन कि मेरा तो टैक्स कट गया, अब मुझे एक्स्ट्रा पैसा क्यों बोला जा रहा है कि है ना, और पैसा देना है, Correct. मुझे तो रिफंड आना चाहिए था। हाँ। तो ऐसे कुछ माइंड में जो है लोगों के एक मिसकंसेप्शन बनती है। हाँ। तो व्हाट विल यू से फॉर दिस? अभी जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, दैट आई विल से कि प्योरली आपकी सैलरी पे डिडक्ट हुआ है। राइट। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप अदर इनकम भी उसमें रिपोर्ट करते हो। तो अगर आप समझो आपकी सैलरी 12 लाख है तो आप 30% के स्लैब में आते हो, तो आपको टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए 30%, जो आपका सैलरी पे हो चुका है। बट जो इंटरेस्ट ऑन एफडी या फिर जो आपने कैपिटल गेन अर्न किया है उसके ऊपर तो टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, या फिर हुआ है जो बैंक ने अगर उनके लिमिट के ऊपर गए तो किया तो 10% से हुआ है, आपने 20% से करा, 30% में करना चाहिए था, तो ये आपको टैक्स पेबल आएगा। अगर कोई बोलते हैं आपको, जैसे अगर आप कहीं और जाते हो बोलते हो नहीं हमारे पास आइए हम आपको रिफंड ला के दे सकते, इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ गलत करेंगे उसमें। ओके। तो अगर आप सही से रिपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स पेमेंट आएगा, अगर आपके स्लैब्स बढ़ता है और आपकी इनकम बढ़ती है एज कम्पेयर टू जितना एम्प्लॉयर ने बताया है तो। और अगर मतलब इसको इग्नोर करके हमने फिर भी फाइल कर दिया और मे बी जो अदर मेरा इनकम हुआ है वो इग्नोर करके अगर फाइल होता है तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर मैं बोलूँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है, बिकॉज जहाँ जहाँ पे आपके पैन है वो पूरा डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है, तो वो गवर्नमेंट को कहाँ से दिखता है। जैसे अगर आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है और जो बैंक ने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो वो एक फॉर्म 26 CS बोल के फॉर्म है, उसको आप इनकम टैक्स पोर्टल के से लॉगिन से डाउनलोड हो जाता है, तो वहाँ क्लियरली दिख के आता है कि आपकी सैलरी इनकम इतनी, आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी इतना 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 आपका टीडीएस कट है। एंड सेकेंड चीज इज AIS, दैट इज एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। उसमें तो ऐसा होता है जहाँ जहाँ अपना पैन लिंक किया है वो सारा डेटाबेस गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड हो जाता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को क्लियरली मिसमैच दिखेगा कि आपने आइटम यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जबकि आपने यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट आपको 139(9) के अंडर नोटिस इशू कर सकता है, 142(1) जो उनको सही लगे सेक्शन। अभी ऐसा हो सकता है अगर मैं इसमें बोलूँ 133(6) सेक्शन की वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगाएंगा आपसे, 142(1), 139(9) अगर मैं बोलूँ तो वो डिफेक्टिव कर देगा, आपका रिटर्न ही गलत बोल देगा कि नहीं आपका रिटर्न गलत है ऐसे। सो ये बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसका लीगल और फाइनेंशियल जो है कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, कोई लीगल एक्शन हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, लीगल एक्शंस भी बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब लीगल एक्शंस 3 केस में हो सकते हैं आई विल से। एक तो नॉन फाइलिंग के केस में हो सकता है, एक इज लेट फाइलिंग के केस में हो सकता है और एक मिस रिपोर्टिंग के केस में भी हो सकता है। अगर मैं इसको तोड़ के आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूँ तो लेट फाइलिंग केस में क्या होगा कि आपने ITR की जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, उसके पहले आपने ITR फाइल करना चाहिए था ना, आपने पूरी इनकम रिपोर्ट करनी चाहिए थी, बट आपसे नहीं हुआ 31 जुलाई तक, तो आपने लेट फाइल किया। तो लेट फाइल करने में आपको अगर आपकी इनकम 5 लाख से विद इन होगी तो आपको एक 1000 की पेनल्टी लगती है, और अगर आपकी इनकम 5000 से अबव होगी, 5 लाख से अबव होगी तो आपको 5000 की पेनल्टी लगती है। और अगर आपने समझो शेयर्स में ट्रेड किया होगा या बिजनेस लॉस होगा आपका, तो अगर आपने लेट फाइल किया तो ये लॉसेस आपके अगेंस्ट प्रॉफिट अगले साल यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। समझो आपने इस साल लॉस किया एंड अगले साल उसी का प्रॉफिट किया, अगर आप विद इन टाइम फाइल करते तो ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करके इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, आपका टैक्स उतना कम हो जाता। राइट। पर आपने जैसे लेट फाइल किया तो आपका ये लॉस यूटिलाइज नहीं होगा अगले साल, एंड आपको जो टैक्स पेमेंट आ रहा है तो उसके अंदर 234A, B, C के सेक्शन के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट भी लग सकता है। ये हो गया लेट फाइलिंग के केस में। नॉन फाइलिंग के केस में गवर्नमेंट विल से यू आर अ विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर में जानबूझ के आपने ITR में उसको शो नहीं किया, तो गवर्नमेंट इसको इम्प्रिजनमेंट तक का भी बता सकता है। तो ये तो ज्यादा हो गया, मतलब अगर समझो आपकी इनकम 25 लाख से कम है तो आपको इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 months की एंड मैक्सिमम 2 years की। बट अगर वही आपकी इनकम 25 लाख से ज़्यादा है तो मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 7 years, क्योंकि ये आपने जानबूझ के किया है। और वही अगर मैं मिस रिपोर्टिंग बोलूँ, मिस रिपोर्टिंग में क्या आ सकता है, फर्स्ट मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिस रिपोर्टिंग मतलब आपने पहले तो जितनी आपकी इनकम थी, जैसे आपने मुझे पहले बोला इंटरेस्ट आपने यही नहीं किया, बताया नहीं, तो ये मिस रिपोर्टिंग हो गई। और जैसे तो फिर अगर आपने ATC के आपके क्लेम ही नहीं थे, ATC मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं PF LIC के आपके क्लेम नहीं थे, बट आपने बोगस क्लेम कर लिए, तो ये भी एक मिस रिपोर्टिंग हो गई। इसमें गवर्नमेंट आपको 200% तक की पेनल्टी लगा सकता है, जितना आपने एक्सपेंस क्लेम किया है और जिसके ऊपर आपका टैक्स एस्केप हुआ है उसका प्लस 200% आपको
ये लग सकता है, पेनल्टी लग सकती तो इसका कोई टाइम पीरियड है जो नोटिस आता है कि मेरा अभी जैसे टैक्स फाइल किया, रिफंड आ गया, हाँ, correct. राइट? अब उसके बावजूद हम लोग को जो है प्रॉब्लम की ये आती है कि कस्टमर्स जो है बोलते नहीं मेरा तो रिफंड आ गया, हाँ. अब मुझे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। करेक्ट। तो इज दैट इट के उसके बाद में भी ये चीज हो सकती है कि नहीं आपको तो उसके ऊपर हाँ, नहीं ये जो आपका सवाल है वो बहुत सारे मन में होता है कि नहीं मेरा तो आज रिफंड आ गया तो मतलब उनका टैक्स पीरियड छूट गया है, बट ऐसा कभी नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है वो स्क्रूटिनी लास्ट 15 ईयर्स तक की कर सकता है। उन्होंने लास्ट 15 ईयर्स उनके लिए ओपन किया। अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूँ तो उन्होंने लास्ट 7 ईयर्स तक का ही ओपन करके रखा था, बट जब उनको समझा कि नहीं इंडिविजुअल्स के केस में भी बहुत कुछ हो रहा है तो उन्होंने स्क्रूटिनी उनके बढ़ा के लास्ट 15 ईयर्स कर दिए। तो वो आपके पीछे के 15 साल का कोई भी आईटीआर ओपन करके आपको हाँ छूट नहीं सकते आप। अगर आज छूट जाओगे 4 साल बाद आप स्क्रूटिनी में आ जाओगे ऐसे, तो आपका तब फिर डिटेल स्क्रूटिनी होगी। तो ये देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता होती है और इसीलिए उड़ चलो जो है आपको टैक्स एक्सपर्ट्स सीएस के साथ जो है लाता है ताकि आपको वो जानकारी मिले, आपको समझ में आए कि जब हम कुछ गलती करेंगे तो ऐसा नहीं कि छूट जाएंगे। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, कभी भी इसका जो है खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है। क्या अगर मैं रिटायरमेंट ले लूं तो उसके बाद मैं इससे छूट सकता हूं? मतलब एक यूनिक चीज़ है डिफेंस के लिए। वो सोचता है मैं अभी रिटायर हो जाऊंगा साल भर में, फिर क्या है कोई पूछेगा नहीं, ऐसा होता है? नहीं, बिकॉज आपको रिटायरमेंट के बाद भी इनकम जो चालू होती है तो आपका आईटीआर तो चलता ही है। आईटीआर वालों या वो डिपार्टमेंट वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप रिटायर्ड हो या आप अभी भी सर्विस में हो, आप इंडिविजुअल हो तो आपका रिटर्न अगर फाइल हो रहा है तो आपको पीछे का रिकॉर्ड्स पूरा उठा के आपको स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट ये चीज हो सकती है। हाँ, ऐसा नहीं कि रिटायर हो गया खत्म हो गया। करेक्ट। तो इनका कुछ यूनिक अलग से इनकी बेनिफिट्स भी होती हैं डिफेंस वालों की, अलाउंसेस मिलते हैं अलग अलग। तो बहुत से लोगों के माइंड में ये भी कंसेप्ट होता है कि मुझे पे तो मिल रहा है बट अलाउंस मेरा टैक्स फ्री है, तो क्या टैक्स देना है, मुझे तो रिफंड आना चाहिए। तो इज दिस राइट? अभी अगर मैं नॉर्मल इंडिविजुअल का और एक डिफेंस पर्सनल का, जैसे अपना नेवी, आर्मी और पैरामिलिट्री हो गए, उनको अगर मैं बाइफरकेट करूँ, उनका इनकम स्ट्रक्चर और एक नॉर्मल इंडिविजुअल का इनकम स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट जो ऑब्वियसली वो अगर हमारे कंट्री के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे अलाउंसेस दिए हैं। जैसे उनको हार्डशिप अलाउंस दिया। अब उनको क्योंकि जम्मू में कोई अगर रहता है तो उनको बहुत हार्डशिप होती है, जो आप और मैं यहाँ बैठ के सोच भी नहीं सकते कि वहाँ क्या चल रहा है। Correct. ऐसे तो उनको हार्डशिप अलाउंस मिलता है, कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है, उनके बच्चों के लिए हॉस्टल अलाउंस मिलता है कि अगर उनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते तो उसके लिए हॉस्टल अलाउंस मिलता है, फील्ड अलाउंस मिलता है कि अगर वो और कहीं पे फील्ड में काम कर रहे हैं या सियाचिन अलाउंस मिल सकता है उनको। तो ये सब अलाउंसेस होते हैं, बट ये सब जो उनके पीओए होते हैं, जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं, वो सारा फॉर्म 16 में डिक्लेयर करते हैं। अभी इसमें अगर वो समझो ऐसा हुआ उनको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिला है, तो अगर वो जम्मू में होंगे तो कभी कभी ऐसा हुआ कि फॉर्म 16 में वो डिडक्ट नहीं हुआ उनका हाई एल्टीट्यूड, बट अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको फील्ड अलाउंस मिल सकता है। इसमें गवर्नमेंट ने ये अलाउंसेस दिए, इसमें से आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसका आप एग्जाम्पशन या बेनिफिट ले सकते हो। ये फुल्ली एग्जाम्प्ट या फुल्ली टैक्सेबल ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़े बहुत पार्शियली एग्जाम्प्ट है, थोड़े फुल्ली एग्जाम्प्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रैंक्स। अभी अगर मैं बात करूँ तो जो सर्विस पर्सन है जो आज भी सर्विस दे रहा है तो उनको सैलरी बाइफरकेट होती है, एक सैलरी उनको एक मिलता है फील्ड अलाउंस, एंड एक उनकी अदर इनकम होती है जो जनरली एफडी से होती है मिलिट्री के केस में मैं बोलूँ तो, और एक होता है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन मतलब रिटायर्ड सर्विसमैन। तो अगर मैं नॉर्मल सर्विसमैन की बात करूँ तो उनके फॉर्म 16 के जो सैलरी पोर्शन होता है वो पूरा टैक्सेबल होता है, एंड जो फील्ड अलाउंस होता है उसमें उनको अलाउंसेस मिल सकते हैं ऐसे, और जो इंटरेस्ट होता है वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। बट अगर मैं एक्स सर्विसमैन या रिटायर्ड पर्सनल की बात करूँ तो अब जैसे अगर मैं रिटायर हो गई तो मैं रिटायर होने के बाद मैं अच्छी हूँ पर मैं घर पे तो नहीं बैठूंगी। हो सकता है मैं कोई और फर्म या और कंपनी ज्वाइन कर लूँ जहाँ मेरी एक्सपर्टीज की ज़रूरत हो, तो मैं वहाँ पे ऑन पेरोल भी हो सकती हूँ उनके सैलरी पे, या मैं उनको कंसल्टेंसी भी दे सकती हूँ कि नहीं मुझे उनके सैलरी पे नहीं जाना है बट मैं कंसल्टेंसी दे रही हूँ। तो जब मैं उनके पास सैलरी पे जाती हूँ तो वो मेरी सैलरी इनकम हो गई एक्स रिटायर पर्सन होने के बाद। तो रिटायर पर्सन को एक क्या मिल सकता है, एक पेंशन मिलती है जो मिलिट्री की पेंशन मिलती है। सेकेंड वो कंपनी जहाँ वो सेकेंड जाए वहाँ सैलरी मिलती है, और अगर वही कंसल्टेंसी पे है तो उनको उनकी कंसल्टेंसी फीस मिलती है। तो ये जो पेंशन है, जो सैलरी होती है, ये तो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होती है। एंड वो जो अगर कंसल्टेंसी फीस आती है तो वो अंडर दैट बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस चला रहे, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टाइज दे रहे हैं, तो वो अंडर दैट बिजनेस टैक्सेबल होती है। बट अगर समझो आपको फैमिली पेंशन मिली, मतलब कोई शहीद हो गया है अपने देश के लिए, तो उनको फैमिली पेंशन मिलती है। तो जनरली लोग क्या समझ लेते हैं कि ये फैमिली पेंशन है तो इसको सैलरी के अंडर टैक्सेबल कर दो,
बट ऐसा नहीं होता, ये जो फैमिली पेंशन होती है उसको अदर इनकम में टैक्स करना पड़ता है। ओके, ऐसे तो टैक्स बच नहीं सकता है, टैक्स तो देना ही है। टैक्स तो देना ही है, बट जिसमें अलाउंसेस है, जैसे अगर आप मैं बोलूँ डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलती है Right. दैट इज 100% एग्जाम्प्ट। बट बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है डिसेबिलिटी पेंशन हमारे एग्जाम्प्ट है, या बहुत सारे आर्मी पर्सन्स भी ऐसे होते हैं कि उनको लगता है नहीं मेरे को तो इनकम आ रही है तो ये टैक्सेबल हो सकती है, तो वो जाते हैं कंसल्टेंट के पास। तो ये डिसेबिलिटी पेंशन 100% एग्जाम्प्ट होती है। अगर आप 50% डिसेबल हो गए ड्यूरिंग द सर्विस तो आपको Right. वो पेंशन मिलती है अलग से ओवर एंड अबव जो आपके नॉर्मल पेंशन है, तो वो आपको एग्जम्प्ट होती है फुल्ली। और जो जैसे अरियर्स होते हैं, डीए अरियर्स मिलते हैं उनको, 1 रैंक 1 पेंशन अरियर मिलता है उनको, या फील्ड अलाउंस अरियर मिलता है। तो जैसे जो कंसल्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि इसका अरियर्स को पूरा एक साथ सैलरी के अंडर टैक्सेबल कर देते हैं, जबकि उसका रिलीफ कैलकुलेट होता है अंडर सेक्शन 89(1). वो रिलीफ कैलकुलेट होकर वो ओवर द ईयर स्प्रेड होता है इनकम टैक्सेबल के हेड में ऐसे। तो एक जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं मैं पेंशन आया हूँ तो मेरी पेंशन नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं भरना है, और मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो देखा गया है कि बहुत से जो फौजी है स्पेशली ओआरस जो होते हैं लोअर रैंक्स में होते हैं, हाँ। तो उनको अराउंड 5 लाख के आसपास का पेंशन आता है, हाँ। और अराउंड 4-5 लाख का कहीं से और उनको इनकम मिलती आती है, है। राइट। अब वो ये सोचते हैं कि मेरा टीडीएस तो कट नहीं हुआ, हाँ। तो व्हाई शुड आई फाइल टैक्स, या है ना। ये जो मिसकंसेप्शन है, अगर आपके में एक इंडिविजुअल इनकम बोलूँ एक पेंशन के तो उसके 5 लाख है, तो उसके लिए तो वो एम्प्लॉयर के लिए तो आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं हो, तो वो उन्होंने आपका टीडीएस नहीं काटा। राइट। अब जो सैलरी आपको मिल रही है वो भी 5 लाख है, ये एम्प्लॉयर के लिए भी आप टैक्स स्लैब में नहीं है तो उन्होंने, बट आप इंडिविजुअल अगर इन दोनों को कंबाइन कर लो तो आपकी इनकम हो गई 10 लाख, तो आप टैक्सेबल ब्रैकेट में आ गए हो। जब आप टैक्सेबल ब्रैकेट में आ गए हो तो यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड यू हैव टू पे टैक्स। अभी जो पेंशन मिल रही है तो देन वी हैव टू कैलकुलेट कि अगर ये पेंशन कम्यूटेड पेंशन है तो उसको एग्जम्पशन में डाला जाएगा, अनकम्यूटेड पेंशन है तो उसका अलग कैलकुलेशन होकर उसको टैक्सेबल किया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, तो ये एक्सपर्ट ही कर सकता है, जो एक्सपर्ट ही कर सकता है, बिकॉज मैं लेमन में बोलूँ उनको अभी समझ भी नहीं आया होगा कि कम्यूटेड क्या है अनकम्यूटेड क्या है ऐसे। राइट। ठीक है, तो फौजी भाई देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अभी खुल के सामने आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, हम किसी के भरोसे टैक्स फाइल कर लेते हैं, किसी एक अनऑथराइज बंदे से टैक्स फाइल कर लेते हैं, और उसका खामियाजा ना कल हमको जाके ही भरना है, राइट। Correct, क्योंकि वो इंडिविजुअल भले ही उसने किसी से फाइलिंग कराया है, बट अगर गलत फाइलिंग करी है और वो कल अगर क्लेम करता है तो मुझे नहीं पता, हाँ, वो फाइल कर दिया, किसी ने फाइल कर दिया, तो दैट इज आई थिंक इज रॉन्ग। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैंने नहीं किया, दूसरे किसी ने किया। वो आपके पैन पे ही फाइल हो रहा है तो आपको ही भुगतना है। वो जिन्होंने भी आपका फाइल किया वो हो सकता है उन्होंने, अगर उनको पता है उन्होंने गलत फाइल किया, कल वो अपने हाथ खड़े कर दे कि हमने तो किया ही नहीं। आपके पास क्या प्रूफ है, क्योंकि वो तो सारा कुछ आपके पोर्टल से आपके लॉगिन से फाइल हुआ है। करेक्ट। तो मतलब वो आपको सब कुछ पता है उन्होंने जो फाइल किया है। तो एक अनऑथराइज्ड टैक्स पर्सन या टैक्स फाइलिंग अगर कोई करता है तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस पर्सन को नहीं भुगतने पड़ेंगे, जिसके नाम से फाइलिंग हुआ है उसी को पूरा जो है कॉन्सिक्वेंसेस होगा। अभी एक यूनिक चीज ऐसे भी होती है कि ट्रांसफर हो जाता है लोगों का, हाँ, है ना, तो उसमें भी दिक्कत आती है कि मैंने किसी से और भराया था, अब मैंने किसी और से भराया, तो इसका भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। हाँ, अभी ऐसा हो सकता है कि अगर समझो जिन्हों से भी आपने भरवाया था अगर वो प्रोफेशनल्स होंगे तो उन्होंने तो सही फाइल किया होगा, बट ऐसा होगा आपने कोई लोकल बंदा ढूंढा उनसे फाइल करवा दिया जस्ट बिकॉज उनकी फीस बहुत कम थी, तो उनके वो हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं। मतलब जैसे अभी अनऑथराइज पर्सन क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, तो अभी जैसे वो बोलेंगे आईटीआर फाइलिंग चार्जेस इज 500 रुपीज़, तो वो आप बोलोगे अरे हाँ ये तो बहुत कम है। वही अगर आप प्रोफेशनल के पास जाओगे वो बोलेंगे 2000 रुपीज़, तो आप क्या प्रीफर करोगे, नहीं मेरा तो 500 में हो रहा है, सो आई विल गो टू द अनऑथराइज पर्सन। तो अनऑथराइज पर्सन क्या बोलेगा कि नहीं ठीक है आपका इतना इतना इनकम आ रहा है, इतना पेबल आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं पेबल नहीं चाहिए, रिफंड चाहिए, तो वो क्या बोलेगा रिफंड लाने के लिए 10% ऑफ द रिफंड अमाउंट मेरी फीस है। तो ये उनके हिडन चार्जेस है। आपको प्रोफेशनल जो है उन्होंने अपने पूरे चार्जेस बताए थे, तो वो आपको हर वे से बताएगा कि आपको रिफंड आ रहा है या पेबल आ रहा है, बट उन्होंने क्या बोला कि रिफंड अगर चाहिए तो हमारी फीस बढ़ जाएंगे और वो भी रिफंड का परसेंटेज लेंगे। तो अभी रिफंड एक इंडिविजुअल की पूरा राइट होता है, अगर रिफंड आ रहा है आपको सच में तो मेरे इंडिविजुअल का राइट है। अनऑथराइज पर्सन कल चल के ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि आपको टैक्स पेबल आ रहा है तो मैं 10% ऑफ द टैक्स पेबल मैं पे करता हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो क्या बोलता है कि रिफंड आ रहा है तो मैं 10% ऑफ द रिफंड मेरा होगा, ऐसे।
तो वैसा कभी भी जाना नहीं चाहिए अनऑथराइज्ड पर्सन के पास। जो ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है उसी से उन्होंने, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन को नॉलेज अपडेट नहीं होता है। जैसे हर बजट में इनकम टैक्स रूल्स में कुछ ना कुछ अपडेशंस आते हैं। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल और फॉरेन करेंसी का बोला, अगर आप वो और किसी को बोलोगे तो उनको शायद पता ना हो, क्योंकि उनका नॉलेज अपडेट नहीं हुआ हो। तो अनऑथराइज्ड पर्सन से फाइल करवाना इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। बट जब आपके ट्रांसफर्स हो गए, तो अभी समझो आपने पहले अनऑथराइज्ड पर्सन से फाइल करवाए थे, आपके ट्रांसफर्स हो गए, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका आधार पैन का अगर एड्रेस चेंज होते ही आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे वो अपडेट हो जाए। हाँ, बहुत से टाइम उनके फोन नंबर्स भी चेंज नहीं होते। तो अनऑथराइज्ड, ये एक पॉइंट है कि अनऑथराइज्ड पर्सन अपना मेल आईडी एंड फोन नंबर डालते हैं। तो जब आप ट्रांसफर लेके कहीं और जाते हो, तब आपको उसका पासवर्ड रिट्रीव नहीं हो पाता है, क्योंकि ओटीपी जो है वो पुराने कंसल्टेंट के पास जाता है। फिर जब आपका ट्रांसफर हो जाता है, तब आप वो अवेलेबल टच में नहीं होते उनके, तो आपका फोन भी उठाना बंद कर देगा शायद। करेक्ट। ऐसे भी हो सकता है वो आपका जो है पोर्टल लॉक कर देता है, तो आप उसको एक्सेस भी नहीं कर पाते। और वो हो सकता है पोर्टल लॉक करे आपके उनके मतलब खुद के फोन नंबर से, तो वो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे जब तक उनसे ओटीपी ना मिले। राइट। तो ये तो फिर मतलब हैंड ट्विस्टिंग वाला बात हो गया कि आप मेरे से ही फाइलिंग करोगे। तो वो हिडन चार्जेस में और भी चार्जेस लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको रिफंड का बताया, वैसे ही अगर समझो आपको न्यू स्कीम से ओल्ड स्कीम में शिफ्ट होना है या ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में शिफ्ट होना है, जब आप स्कीम चेंज करते हो तो एक फॉर्म, आईटीआर फॉर्म होता है, जो आपको सिर्फ इनकम टैक्स उनको बताना होता है कि हमारी पिछले साल ये स्कीम थी, इस साल हमारी ये स्कीम है, आपको अपडेट करना होता है। तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं, एक फॉर्म बहुत बड़ा है जो हमको भरना है, उसके अलग चार्जेस। प्रोफेशनल ने आपको जो 2000 फीस बोली थी वो उन्होंने इंक्लूडिंग बोली थी, बट इन्होंने जो आपको 500 फीस बोली थी, उन्होंने प्योर एक कंपटीशन बना के देने की फीस बोली थी, जो आपके फॉर्म सेक्शन से आ गई। तो देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग आपको जो है अवेयर करने के लिए आपके लिए ये सब पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इससे आपको जानकारी बढ़ रही है, और आगे चल के जो है इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, और वो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप जो है एक सही पर्सन के पास जाके टैक्स फाइलिंग कराओगे। एक और क्वेश्चन जो नॉर्मली किसी के भी फौजी के मन में आता है, या एक कोई भी जो टैक्स फाइलर होता है उसके माइंड में होता है कि जो रिफंड है, राइट। तो एक रिफंड को लेके अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि रिफंड मुझे लेट आने का रीज़न क्या हो सकता है, वन। और मतलब रिफंड लेट आया तो इसकी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती है कि आपने गलत फाइल हो गया या आपने कुछ गलत लिखा होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा इफ यू कैन गिव अस सम इनपुट। अभी एक सैलरीड इंडिविजुअल के अगर इनकम टैक्स रिफंड में रिफंड हो, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर रिफंड हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली कि एक कैश फ्लो आ रहा है उसके पास। बट जब अगर वो कैश फ्लो उनका ब्लॉक हो जाए तो एक फ्रस्ट्रेटिंग माइंड होता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन को पता होता है कि नहीं ठीक है इनकम टैक्स रिफंड है, उनको पता होता है ये आने वाला है, नहीं होना है। और जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो उनका कुछ प्लान कर लेते हैं कि नहीं मैं ये रिफंड से ये करूंगा, बिकॉज एक चंक होता है। अगर वो बड़ा चंक हो, जैसे अगर मैं किसी की सैलरी 20 लाख के अबाव हो और उसका कोई रिफंड अच्छा हो 1 लाख प्लस हो, तो वो कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मैं रिफंड से कुछ करूंगा ऐसे। तो वो थोड़ा सा इंडिविजुअल्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। बट इसके ना रिफंड नहीं आने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे अभी जैसे अगर सैलरीड इंडिविजुअल की मैं बात करूँ तो उनको लगता है ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया मतलब मेरा सब काम हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। फिर वो क्या करते हैं, जो अगर डिपार्टमेंट से कोई कम्युनिकेशन आता है उनको, तो वो मेल्स पे आते हैं जनरली, क्योंकि कॉल्स वगैरह तो नहीं आएंगे, या मेल्स पे आएंगे या आपके पोर्टल पे आएंगे। अब अगर मेल्स पे भी तभी आएंगे जब आपका इनकम टैक्स साइट पे आपका मेल आईडी रजिस्टर्ड हो, तो वो रजिस्टर्ड मेल आईडी पे ही भेजते हैं। तो अभी समझो आपने विदिन 30 डेज आईटीआर फाइल करने के बाद विदिन 30 डेज आपको उसको ई वेरिफिकेशन करना होता है। तो व्हाट इज ई वेरिफिकेशन? आप ई वेरिफिकेशन 4 वेज से कर सकते हो। एक तो पहला है आपके आधार नंबर पे, आधार कार्ड पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आप ओटीपी आके आपको उसको ई वेरीफाई करना होता है आईटीआर को, एंड देन ही आपको आईटीआर एक्नॉलेजमेंट जनरेट होती है। सेकेंड इज कि आपका डिजिटल सिग्नेचर हो, तो वो डिजिटल सिग्नेचर से आप ई वेरीफाई कर सकते हो। एंड थर्ड इज के जैसे अगर आपको ये कुछ भी वे समझ में नहीं आए तो आप आईटीआर एक्नॉलेजमेंट जो अनऑथराइज्ड वाला है, मतलब जो अन ई वेरीफाइड है, उसको आप प्रिंट निकालिए, उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड करिए, एंड वो सेल्फ अटेस्ट करके आप उनको बैंगलोर एक सीपीसी का जो इनकम टैक्स का मेन ऑफिस है वहाँ कुरियर कर दीजिए। तो वो 2-4 दिन में वहाँ पहुँचेगा, तो वो आपका आईटीआर ई वेरीफाई कर देते हैं। एंड फोर्थ इज आपके जो नेट बैंकिंग अगर है आपके पास, तो आप वो नेट बैंकिंग के पोर्टल पे जाके इनकम टैक्स फाइलिंग का एक टैब होता है, वहाँ क्लिक करके भी ई वेरीफाई कर सकते हो। बट जैसे अभी लोगों को पता ही नहीं है कि हमको ई वेरीफाई करना है। अगर विदिन 30 डेज आपने ई वेरीफाई नहीं किया तो आपका आईटीआर ऐसा माना जाएगा कि आपने फाइल ही नहीं किया।
ओ तो कैंसिल हो गया वो। तो वो कैंसिल हो गया। तो वो नॉन कंप्लायंस के जो अपन ने इसके पहले बताए थे कि नॉन कंप्लायंस किया तो क्या क्या हो सकता है, वो सारा आपको लागू हो जाएगा, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आपका वो आईटीआर फाइल ही नहीं हुआ है। ओके, ऐसे तो ई वेरिफिकेशन इज द मेजर पॉइंट। इवन आफ्टर फिलिंग द फॉर्म वो ई वेरीफाई होना जरूरी है। बहुत जरूरी है, विद इन 30, उसकी भी लिमिट दी है गवर्नमेंट ने। विद इन, पहले तो 120 डेज दिया करती थी, बट गवर्नमेंट ने लास्ट 2 साल में उसको 30 डेज पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। हो सकता है आगे चल के वो बोले तुरंत ही वेरीफाई करो, वरना आईटीआर भी फाइल ना हो सके। सेकेंड इज कि अगर आपका, जैसे मैंने 3 फॉर्म्स बताए थे, 26 ईयर्स, AIS एंड TIS, जो आपके पैन पर रजिस्टर होता है, सारा डेटा जो गवर्नमेंट के पास है, वो डेटा से और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है, अगर वो दोनों में मिसमैचेस हो, मतलब यहाँ पे आपका जैसे जो गवर्नमेंट के पास जाता है, वहाँ 4 बैंक अकाउंट है, 4 बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है आपका 5000 रुपीज़, बट आपको लग रहा है कि बचे 2 तो बैंक डॉर्मेंट है, उसमें क्या इंटरेस्ट आ सकता है मेरा, तो उसमें आपने देखा ही नहीं हो, क्योंकि आपने बैंक डॉर्मेंट जो अकाउंट होता है उसका स्टेटमेंट आपको बैंक जाके लेके आना पड़ता है, ऑनलाइन नहीं मिलता है कहीं भी, तो आपने लेके ही नहीं आया, आपको पता ही नहीं उसका इंटरेस्ट। और यहाँ पे आपके जो 2 एक्टिव बैंक अकाउंट है उसका आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टाल दिया 2000 रुपीज़, तो वो जो गैप है 3000 का, तो वो गैप तो डिपार्टमेंट को समझ में आ गया, वो दिखेगा उनको, वो उनको तो क्लियरली दिखेगा, देयर इज अ मिसमैच, और वो रेड फ्लैग होते के आता है उनके डिपार्टमेंट के साइट के ऊपर। तो वो क्या करेंगे कि आपको नोटिस भेजेंगे 139(9) की, जो डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस होती है। जब वो आपको नोटिस भेजेंगे ना, तो वो ऐसे नहीं भेजते कि आपको कैंसिल ही कर रहे हैं, वो बोलते हैं इस नोटिस का विद इन 15 डेज आप रिप्लाई दो, आपका जो भी सही है। अगर समझो AIS में इनकरेक्ट आ रहा है आपका, तो आप वहाँ पे AIS में जाके सिलेक्ट करो कि दिस इज नॉट माय बैंक अकाउंट, वो सबमिट करो डिक्लेरेशन, या तो फिर आपको पता है हाँ ये तो आपके बैंक अकाउंट है क्योंकि आपके पैन से लिंक्ड है, तो आपको आईटीआर रिवाइज करके फाइल करो, और जो एडिशनल इनकम आ रही है अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अगर नोटिस दी तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको, बट आपने कम्युनिकेशन देखा ही नहीं डिपार्टमेंट का, बिकॉज आपका मेल ID रजिस्टर नहीं है, या तो आप मेल चेक नहीं कर रहे हो जिसने फाइल बनाया ऐसे, तो वो तो रेगुलरली चेक करने से रहा, क्योंकि उसके पास तो हजारों रिटर्न होंगे, तो आपका मेल ID दिया रहता तो आप चेक करते, या आपको पता ही नहीं कि चेक करना होता है, क्योंकि आपके हिसाब से आपका काम कंप्लीट हो गया है ऐसे। तो आपने विद इन 15 डेज अगर रिप्लाई नहीं दिया तो भी ऐसा माना जाएगा कि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया। मैं इस वर्ड पे बहुत प्रेशर दे रही हूँ कि रिटर्न ही फाइल नहीं किया, बिकॉज ये जो है ई वेरिफिकेशन, डिफेक्टिव नोटिस, इसमें गवर्नमेंट यही ट्रीट करती है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो आपको जो नॉन कंप्लायंस के चार्जेस है वही सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये तो मतलब बिल्कुल डिफॉल्टर में आ जाओगे आप, बिल्कुल डिफॉल्टर में आपका हाँ ये सीरियस है। बट जब जैसे लोकल एजेंट्स होते हैं ना, तब इसको बताते टाइम ई वेरिफिकेशन करना होता है सर, 30 डेज के अंदर अपन कर लेंगे, बट वो भूल गए, कुछ न किसी एक का भूल गए तो क्या। देन आपका बैंक अकाउंट, आपका हर बैंक में 2 साल के विदिन आपको हर बार KYC करवानी पड़ती है, मतलब आपका पैन आधार फिर से अपडेटेड सबमिट करके। बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने कर दिया हो गया, बट अच्छा 2 साल में करना ही है। हाँ करना ही है, बट अगर नहीं किया आपने, समझो एक आधी बार भूल भी जाते हो ना, आपको बैंक के कॉल्स भी आते हो बट आप उसको इग्नोर करते हो, तो जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आप बैंक रजिस्टर करो कि मेरे को ये बैंक में रिफंड चाहिए था, वो ध्यान रखो आपका ये बैंक वैलिडेट हुआ हो। मतलब पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है, जब आप इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करते हो तो वहाँ प्रोफाइल में बैंक अकाउंट डिटेल्स, जब अगर वो वैलिडेट हो जाता है, मतलब वो बताता है, अगर वैलिडेट नहीं हुआ तो वो एरर बताता है कि आपका पैन लिंक नहीं है बैंक से, या आपने KYC नहीं करवाया। इनकम टैक्स पोर्टल आपको एरर देता है, पर लोग क्या करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो वैलिडेट ही नहीं करते। जब तक आपका बैंक वैलिडेट नहीं होगा तब तक आपको रिफंड भी नहीं आएगा। पर बहुत से लोगों को ना थोड़ा सा डाउट लगता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फ्रॉड वगैरह जो आजकल हो रहा है। अगर उनको इवन ऑथराइज पर्सन है या एक CA है, उसको कॉल करता है या बोलता है कि सर ये आपका वेरिफिकेशन जरूरी है, आप प्लीज वेरीफाई कीजिए, तो वो थोड़ा सा, इवन दो पर्सन ऑथराइज है, उसके माइंड में वो डाउट आता है। तो इसके लिए आप क्या करना है, मतलब कस्टमर को दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या वो खुद कर पाएगा? हाँ, ये एक बहुत इजी प्रोसेस होती है। अगर आपने एक ऑथराइज एजेंट के पास गए हो ना, पहले तो अगर आपको बैंक वैलिडेट करना है आपके पोर्टल पे, तो ये ऑथराइज एजेंट का ही कॉल उठा के उन्होंने बोला OTP दीजिए, वो OTP पे लिख के आता है फॉर द वैलिडेशन ऑफ द बैंक अकाउंट, तो ही आप OTP दीजिए। और नहीं, चलो आज के ज़माने में मैं मानती हूँ कि कुछ भी फ्रॉड हो सकते हैं, तो आप सिंपल सी 2 स्टेप प्रोसेस है, आप इनकम टैक्स अपना खुद का लॉगिन करिए, जिसका यूजर ID तो आपका पैन नंबर ही होता है, और पासवर्ड हमेशा आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पासवर्ड हमारे एजेंट ने रख लिया या हमारे जो भी कंसल्टेंट है प्रोफेशनल ने उसने रख लिया, आपको पता ही नहीं हो। लॉगिन करिए, वहाँ माय प्रोफाइल में जाके आप बैंक अकाउंट अपडेट करिए, वहाँ 2 मिनट में आपका बैंक वैलिडेट होता है। आप उसको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करिए साइट को, आपको वैलिडेटेड दिखता है। कभी कभी अगर साइट में प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी 1 to 2 आवर्स लग सकते हैं। और अगर आप गूगल पे भी डालोगे हाउ टू वैलिडेट माई बैंक अकाउंट, तो भी आपको सिंपल 2 स्टेप की प्रोसेस दे देगा। क्या वो खुद भी चेंज कर सकता है अगर उसमें कुछ गलत है, अपडेट नहीं है ठीक से? हाँ, वो खुद भी चेंज
चेंज कर सकता है अगर इनकम टैक्स पोर्टल पे गलत है तो, बट अगर पैन उनका वही मतलब पैन लिंक नहीं है पैन से, तो उनको बैंक अकाउंट के मतलब बैंक में ही विजिट करना पड़ेगा उनके, एंड वहाँ पे उनका पैन अपडेट करना पड़ेगा, एंड देन फिर वैलिडेट करना पड़ेगा। पोर्टल को भी अपडेट देना पड़ेगा कि हमने वैलिडेट कर दिया, EKYC कर दी है, एंड बैंक में जाके अपडेशन करना पड़ेगा ऐसा। ओके में जैसे अगर आपको समझो इस साल का रिफंड है, आपको मैसेज आ गया है कि योर रिफंड इज ड्यू फॉर दिस ईयर, बट अभी ऐसा हुआ कि जैसे ये 23-24 का आपका रिफंड ड्यू था, एंड 22-23 में आपको एक डिमांड आई थी जो आपको पता ही नहीं है। ओके तो ये जो रिफंड है वो आपको नोटिफिकेशन तो आते टाइम ये आएगा कि आपका रिफंड ड्यू है, पर ये रिफंड जो है वो पुराने इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे क्लाइंट्स कॉल करते हैं कि नहीं हमारा रिफंड तो ड्यू था, तो हमको अब बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो इसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं, इसका डिपार्टमेंट नोटिस भी इशू करती है 245 के अंडर, और वो आपको बोलती है अगर ये आपकी जो डिमांड है वो वैलिडेट नहीं है तो इसका आप रिस्पॉन्स दीजिए विदिन 30 डेज। वो 245 की जो नोटिस है उसका, बट अगर वो रिस्पांस नहीं देता है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आपका रिफंड जो पुराने पहले डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट करेगी। अगर बच गया तो रिफंड आपको बचा हुआ आएगा, और नहीं बचा तो आपके आगे का रिफंड भी उसके अगेंस्ट एडजस्ट होते रहेगा। ओह, और डिमांड के ऊपर अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो उस पर इंटरेस्ट भी ऐड होते रहता है? उस पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दोनों ऐड होती है। इंटरेस्ट तो 3% मतलब 1% ऑफ द पर मंथ है, बट वो 3 सेक्शंस में लग के 3% हो जाती है, एंड पेनल्टी अप टू द टैक्स ड्यू उतनी लग सकती है। मतलब आपका 10,000 का टैक्स जो है तो पेनल्टी आपको मैक्सिमम 10,000 लगेंगे। बट अगर आपने गलत रिपोर्ट किया, करेक्ट, बट गलत रिपोर्ट किया तो सिर्फ वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, आपकी पेनल्टी 200% ऑफ द टैक्स ड्यू पे जा सकती है। ओके तो ये बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है जो एक इंडिविजुअल ने, हर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई कम्युनिकेशन आता है ना, तो उन्होंने अपने जो प्रोफेशनल्स है, अपने CA या जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए कि सर इसका रिप्लाई दे दीजिए मेरा विदिन टाइम। सो वो आपकी नोटिस देख सकता है। कुछ नोटिस ऐसी भी होती है कि जैसे आप उनको कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोसेसिंग में डिपार्टमेंट से कुछ एरर हो गया, उन्होंने आपका एक आधा ATC का डिडक्शन ही लिया नहीं, तो आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो 154 के, मींस विदिन 15 डेज वो आपको रिप्लाई देके आपका रिटर्न प्रोसेस कर देंगे अगर उनके एंड पे कुछ गलती है तो। तो इट इज नॉट कि वन वे, आप उसको अपील करके या फिर उसके आप बोल सकते हैं कि ये मेरे पास है प्रूफ ऐसे। राइट। दूसरा जो है जो टैक्स डिडक्शंस होते हैं या फिर कुछ एग्जेम्पशंस मिलने चाहिए, फौजी को एग्जेम्पशंस भी होते हैं, राइट? तो उसको भी लेके वाइल फाइलिंग टैक्सेस लोगों के माइंड में ना बहुत से डाउट्स होते हैं कि ये तो मुझे पूरा मिलना चाहिए था, या ये जो टैक्सेबल नहीं है इस पे क्यों टैक्स लग रहा है। तो इज ऑल डिडक्शंस, ऑल एग्जेम्पशंस पूरा मैं ले सकता हूँ? मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 लाख का मैंने PF बना दिया तो पूरा मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अभी जैसे एक ATC बोल के सेक्शन है, जैसे आपने जो PF का बोला उसके लिए एक ATC सेक्शन है, वो डिडक्शन मैक्सिमम कर देता है 1.5 लाख तक। मतलब आप कितना भी इन्वेस्ट कर लीजिए, आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर देता है। पर अब कभी कभी जैसे लोगों को क्या लगता है कि LIC एंड PF इज ओनली द ATC, बट LIC और PF ही ATC ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करी और उसके ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी, तो स्टैम्प ड्यूटी भी आपका ATC के डिडक्शन में आता है। और अगर समझो आपने प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया, जो आजकल हाउस लोन तो सभी का जनरली होता है, तो हाउस लोन के ऊपर जो आप प्रिंसिपल रीपेमेंट, जैसे इंटरेस्ट जो रीपेमेंट करते हो वो तो आप अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हो, वो सबको पता होता है। जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है वो ATC में आता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपने तो अभी बोला कि PF का उन्होंने 2 लाख का इन्वेस्ट किया था, तो उनको मैक्सिमम तो 1.5 लाख का ही मिलेगा। बट कभी कभी ऐसा भी होता है उनके पास LIC सिर्फ 60,000 की है, पर उनके पास बची हुई चीजें हैं, जैसे हाउस रीपेमेंट हो गया, प्रिंसिपल रीपेमेंट, बट वो लेते नहीं है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती है उतनी। तो वो आप 1.5 में ऐड कर सकते हो। एक म्यूचुअल फंड बोल के आजकल जो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, तो उसमें भी टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ATC में कैलकुलेट होते हैं। और अगर आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है कोई, उसका अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो तो उसका अगर आप 50,000 तक का एक्सपेंसेस आपको मिल सकता है। बट उसका प्रूफ रखना जरूरी है? उसका प्रूफ रखना मैंडेटरी है, आई विल से। क्योंकि कल अगर आपकी स्क्रूटिनी निकली, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसे अपना 15 ईयर्स की स्क्रूटिनी निकल, आपको डिपार्टमेंट बोल सकता है कि मेरे को ये सारे प्रूफ ला के दीजिए, आई विल अलाउ दैट प्रूफ। तो आपने अगर प्रूफ सबमिट कर दिया तो ऐसा नहीं होता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हरास करेगा आपको। मतलब आपने प्रूफ सबमिट कर दिया, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बट आपके पास प्रूफ ही नहीं रहे तो फिर आपको हैरेसमेंट लगेगी। आप गलत क्लेम करोगे तो उसका तो कॉन्सिक्वेंस आएगा, इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। ओके। दूसरा जो हम लोगों ने देखा है कि ना बहुत से जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं एक पर्सन के साथ में, है ना, और कि नहीं वो लोकल बंदा है, यहीं है यूनिट में, मैं फ़ोन करता हूँ काम हो जाता है मेरा।
अब उसको जब हम बोलते हैं वहां से मूव करने के लिए कि नहीं आप प्रोफेशनल के पास जाइए, आपका काम थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से होगा, आप एटलीस्ट टेंशन फ्री रहोगे। तो वो मूव करने के लिए जो है ना थोड़ा सा डरते हैं, नहीं वो पुराना बंदा हमारा सही है, वो सब कर देता है, मुझे झंझट नहीं रहती है, मुझे इतने सवाल नहीं पूछते वो। तो मतलब इज दिस गुड, है ना, स्पेशली क्योंकि अगर मैं एक सर्विसमैन के तरीके से अगर देखूं या फिर डिफेंस पर्सनल के तरीके से देखूं, तो मुझे एज अ पर्सन ऐसा लगता है कि देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, करेक्ट। बट फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या इसमें सुझाव रहेगा? अगर समझो आप जो 10-15 सालों से जिनके पास आईटीआर फाइल करवा रहे हो, तो आपको नोटिस नहीं आई तो आपको ऑब्वियसली उस पर भरोसा हो जाएगा। पर अगर वो अनऑथराइज, अगर प्रोफेशनल रहा तो आई विल नॉट से एनीथिंग, बट अगर वो अनऑथराइज पर्सन रहा तो अनऑथराइज पर्सन जनरली क्या करते हैं कि जैसे आईटीआर में 3 फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3, जो सैलरीड पर्सन को एप्लीकेबल होते हैं। अब आईटीआर 1 किन को एप्लीकेबल होता है? जिनकी सैलरी 50 लाख से कम हो और जिनका अदर इनकम हो और एक ही हाउस प्रॉपर्टी हो, उनको आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है जब आपके पास कैपिटल गेन हो, जो आजकल तो सभी का होता है। अगर मैं लॉकडाउन के बाद देखूँ तो सभी लोग कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है क्योंकि उन पर अवेयरनेस बढ़ गई है। तो कैपिटल गेन होता है जन अगर आपके पास मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है और प्लस सैलरी आपकी 50 लाख के ऊपर है। अगर हाई रैंक प्रोफाइल ये है ऑफिसर्स तो उनकी ऑब्वियसली 50 लाख के ऊपर सैलरी रहेंगी, ऐसे विद इंक्लूडिंग पेंशन आई विल से। तो वो आईटीआर 2 उनको एप्लीकेबल हो जाएगा और आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा अगर वो जैसे एक्स सर्विसमैन है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, उन्होंने कंसल्टेंसी के लिए कहीं गए तो उनको प्रोफेशन मिल गई, कोई बिजनेस मिल गया, उनको बिजनेस की इनकम आ गई तो उनके लिए आईटीआर 3 एप्लीकेबल है। बट जो अनऑथराइज पर्सन है, अब उनको क्या लगता है कि सैलरीड पर्सन है, डिफेंस इंडिविजुअल है, तो सहज एक आईटीआर 1 फॉर्म है वो लेते हैं, आईटीआर 1 भरते हैं और सबमिट कर देते हैं। बट उसके बाद नोटिस आती है, नोटिस में भी अनऑथराइज पर्सन और एक चीज करते हैं कि मेल आईडी और फोन नंबर वो अपना डाल देते हैं। हाँ, ये तो होता है, वो तो होता है। जबकि मेल आईडी और फोन, जो प्रोफेशनल अगर होगा कोई तो वो मेल आईडी और फोन नंबर अपना डालने से, अगर आप उनको बोलोगे भी नहीं सर आप अपना डाल दीजिए, तो वो बोलेंगे नहीं हम ये रिस्क नहीं लेते, आपको सारा कम्युनिकेशन आना चाहिए बिकॉज ये आईटीआर आपका है। तो वो आप ही का होना चाहिए। तो और हर बार जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको पासवर्ड भी शेयर करते हैं आपके साथ कि अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सपायर हो गया वो पासवर्ड तो आपके साथ शेयर कर देते हैं कि सर हमने ये पासवर्ड चेंज किया है। बट अनऑथराइज पर्सन आपको इसके बारे में अनअवेयर रखते हैं। तो इसीलिए और जैसे डेटा ट्रांसपेरेंसी अगर अपन बोले तो जैसे अभी चलो सॉफ्टवेयर आपने जो बनाया तो उसके ऊपर डेटा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी कि आप किसी को लीक नहीं करोगे वो डेटा। बट जो अनऑथराइज पर्सन है उसके पास अगर कोई डिफेंस का पर्सन आए वो बोलेंगे देखो मैंने इसका इतना ऐसे आईटीआर फाइल के इतनी इनकम थी और मैंने इतने डिडक्शन ला के इतना रिफंड ला लिया, वो आपका डेटा दिखा देगा। जबकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट साइन होता है पहले से ही। तो वो डेटा ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा इशू सॉल्व होता है अगर आप कहीं से अनऑथराइज से ऑथराइज पे जाओ। हमको पता भी नहीं कि ये बंदा बाद में उस चीज का क्या यूज कर रहा है। और जो नोटिसेस बाद में आती है जैसे 139(9) मैंने बोला, 142(1), 133(6), ये तो सेक्शंस में बोल रही हूँ। ये जो होता है ये अनऑथराइज पर्सन को पता ही नहीं होते तो वो ध्यान ही नहीं देगा। और मेल आईडी उनके मेल पे हजारों मेल आते हैं तो वो देखते नहीं है ये कौन से इंडिविजुअल का है। पर अगर वही आप अगर कोई जैसे सॉफ्टवेयर के पास जाओ या कोई प्रोफेशनल के पास जाओ तो उनको ये सब चीज़ों को पता है, वो आपको इन सब में आगे की जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें हेल्प भी करेंगे। अगर आपको ये नोटिस आ गई तो इसमें आपको गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए इसमें, कैसे रिप्लाई देना चाहिए, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा कि ऑनलाइन रिप्लाई देके हो जाएगा वो सब। राइट। एक मेन और एक सवाल ऐसा है कि बहुत से जो लोग होते हैं ना वो बोलते हैं मेरा इस साल टैक्स कटा नहीं, मैं नहीं फाइल करता हूँ। चलो, है ना, पिछले साल फाइल किया था, हाँ पिछले साल टैक्स कटा था, तो इसलिए मैंने फाइल कर दिया, इस साल है ही नहीं, क्यों नहीं। तो अगर उनका रिकॉर्ड चेक करो तो उसने 1-2 साल फाइल कर दिया, फिर 2-4 साल उसने फिर फाइल नहीं किया, फिर 1 साल फाइल कर रहा है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है कुछ या इट इज ओके? नहीं, जब आप अगर मैं डिपार्टमेंट के एंगल से देखूँ तो अगर आपने 1 साल फाइल किया कि आपकी इनकम 7 लाख है, आपने नेक्स्ट ईयर फाइल ही नहीं किया, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, ठीक है चलो इसकी इनकम 2.5 लाख से कम हो गई इसीलिए फाइल नहीं किया गया। बट आपकी इनकम कभी कम नहीं हो सकती। अगर हम जनरल सिनेरियो देखें तो इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो अपनी इनकम भी बढ़ेगी, तो डिपार्टमेंट उसको अलग तरीके से देखेगा। 1 साल के लिए सोच लेगा डिपार्टमेंट चलो इनकम कम हो गई होंगी, कुछ इशू हुआ होगा, पर सेकेंड ईयर में आपने फाइल नहीं किया, बट थर्ड ईयर आपने फाइल कर दिया उसको, तो डिपार्टमेंट क्या बोला ऐसे कैसे हो सकता है, 1 साल 7 लाख, दोनों साल नील एंड देन इट इज अगेन 10 लाख, हाउ इट इज पॉसिबल। तो आप डिपार्टमेंट के स्क्रूटिनी में आ जाओगे। जब डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करेगा तो वो आपको आपके बैंक स्टेटमेंट मंगवाएगा। हो सकता है आपके बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही थी, आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं थे, आई अंडरस्टैंड दैट, पर आपको टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं है तो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है।
बट आपने वो फाइल नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही आपको मिस रिपोर्टिंग के कॉन्सिक्वेंसेस लगाएंगे, आपको नॉन फाइलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस लगेंगे। उनके पास तो रिपोर्ट जा रहा है कि आपने उनके पास तो सारा रिपोर्ट है, क्योंकि आपका पैन जहाँ डालेंगे उनको पता चल रहा है उनकी सैलरी, आपकी सैलरी कितनी है, आपका इंटरेस्ट कितना है, वो आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, तो ये तो आप विलफुल डिफॉल्टर में आ गए। तो ऐसे भी देखा है कि पर्सन रिटायर हो गया है ना, और इनकम टैक्स फाइल नहीं किया। मतलब थोड़ा सा मैं एक अलग से सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। क्योंकि ऐसा होता है वो जाके कुछ प्रॉपर्टी सेल कर लेता है, हाँ, है ना, हाँ। कि चलो दूसरा प्रॉपर्टी लेना है, अभी सेल कर देते हैं, और ये जाके फिर उसने कहीं डिपॉजिट कर दिया पैसा, प्रॉपर्टी परचेस नहीं किया, और उसका लगता है कुछ हुआ ही नहीं, ना मेरा इनकम आया, मैं तो पेंशनर हूँ, अब मुझे टैक्स नहीं भरना है, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। हाँ, अगर आपने समझो कहीं प्रॉपर्टी सेल करी आपकी और आपने उसको दूसरी परचेस भी कर ली आपकी, तो ये आपको आजकल तो हर जगह पैन नंबर देना है। जब आप रजिस्ट्री करवाओगे वो प्रॉपर्टी का तो आपका पैन नंबर वहाँ चला गया। जब पैन नंबर वहाँ चला गया तो इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो गया कि आपने प्रॉपर्टी सेल करी है। तो आपको अगर आपको ऐसा लगा होगा पहले कि नहीं मेरा तो गेन ही नहीं हुआ, मैंने तो जितने में खरीदी थी उससे कम में प्रॉपर्टी बेच दी, आपको ऐसा लगा लॉस हो गया आपका या फिर गेन हो गया, पर डिपार्टमेंट को थोड़ी पता आपका लॉस हुआ है या गेन हुआ है। वो तो उनको आप रिपोर्ट करोगे कि नहीं मेरा 80 लाख का सेल था, मैंने ये प्रॉपर्टी परचेस करी थी 20 ईयर्स अगो 20 लाख में, तो इंडेक्सेशन मिलता है जैसे आपको, तो वो इंडेक्सेशन करके आपका 85 लाख का परचेस आया, तो 5 लाख का आपका लॉस है। अगर आप ITR फाइल करते तो ये 5 लाख का लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होता, पर अब आपने ITR फाइल नहीं किया, तो इनकी नज़रों में, जो डिपार्टमेंट की नज़रों में, उनके हिसाब से तो आपको तो अच्छा खासा गेन हुआ, क्योंकि 80 लाख की प्रॉपर्टी, उनको तो परचेस 20 लाख का ही दिख रहा है, तो आपको तो 60 लाख का गेन हो गया। तो आपने 60 लाख के गेन पे हिसाब से आपको तो टैक्स पे करना चाहिए था, आपने टैक्स पे नहीं किया, वो आपको हैरेस करेंगे, आपको बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट सबमिट दो, वो डॉक्यूमेंट्स दो, जबकि अगर आप ये टाइमली फाइल कर देते तो हो सकता है आपको ये सब आए नहीं, या आप प्रॉपर फाइल करते तो थोड़ा बहुत टैक्स आता। तो ये चीज़ें बाद में बहुत बड़ी हो जाती है, जो अपन आज इसको छोटी छोटी समझते हैं उसको बहुत बड़ी हो जाती है। एंड देन फिर आपने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी का आपको एक साथ 80 लाख रुपीज़ मिले वो आपने FD बना दी, FD का आपको इंटरेस्ट आ रहा है हर साल, भले ही आपने उसको अकाउंट में नहीं लिया क्योंकि आप उसके क्यूमुलेटिव लोगे, पर जो FD का इनकम अक्रू हो रहा है, इनकम टैक्स तो अक्रूवल बेसिस पे टैक्स लेता है। अगर वो 80 लाख के FD पे 5 लाख का अगर आपका इनकम इस साल में हो गया है तो वो उनके पास रिपोर्ट हो गया, बैंक ने आपका 10% TDS भी डिडक्ट किया था। हो सकता है अगर आप पहले फाइल कर देते तो वो जो TDS डिडक्ट किया आपको रिफंड मिल जाता, तो आपने अपना लॉस करवा के ले लिया। अगर आपका लॉस था कैपिटल गेन में भी और यहाँ रिफंड था तो वो आपने नुकसान करवा लिया। अगर आपका प्रॉफिट होता चलो तो वो जो TDS डिडक्ट है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता था ऐसे। राइट। हाँ, तो बस एक और सवाल आपसे पूछना था कि बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो कुछ कारण की वजह से या फिर बिकॉज वो ऐसे लोकेशन पे हैं जहाँ टैक्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स कोशिश करते हैं कि उनके बिहाफ पे फाइल कर लें, राइट। तो उस टाइम भी उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है बिकॉज दे डोंट नो, मतलब उनको नहीं पता है कि किसको अप्रोच करना है, कहाँ जाना है। तो ऐसे सिनेरियोज में व्हाट इज गुड फॉर देम, मतलब वो क्या करना चाहिए उन्होंने? अगर समझो वो जो इनका टैक्स पेयर है पर्सन वो इंडिविजुअल मतलब रीचेबल नहीं है, तो उनके फैमिली मेंबर ने सबसे पहले उनका सिर्फ जो सैलरीड इंडिविजुअली होंगे वो तो फॉर्म 16 ले लेना चाहिए। वो फॉर्म 16 लेके उन्होंने अनऑथराइज, जैसे अभी आजकल कैफेज वगैरह में भी ITR फाइल होते हैं, वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने सबसे पहले कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए कि भाई मेरे पास एक फॉर्म 16 है, आप मुझे गाइड करो। तो कंसल्टेंट क्या करेगा, आपसे ID पासवर्ड लेगा, या फिर अगर समझो आपके पास ID पासवर्ड नहीं है तो आपका यूजर ID तो आपका पैन नंबर ही होता है, उससे रिट्रीव कर लेगा वो पासवर्ड। तो वो रिट्रीव पासवर्ड करके वो देख लेंगे आपका डेटा जो AIS, TIS एंड 26 ईयर्स में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो डेटा देख के आपको गाइड करेगा कि मैम सर जो भी होंगे आप ये प्रूफ्स लेके आइए। देन वो फैमिली मेम्बर वो प्रूफ्स अपने कलेक्ट कर सकते हैं। वो प्रूफ कलेक्ट होने के बाद वो उनको दे, जो प्रोफेशनल उनका साइन ये कर रहा है, इंडिविजुअल ITR फाइल कर रहा है, एंड देन उनके जो क्वेश्चन है उससे भी उसके आंसर्स करके, अगर उनको पता है तो, नहीं तो वेट करे कि जब तक उनको सही आंसर पता ना हो तब तक वो उनको ना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डायरेक्शन नहीं है फिर भी वो दे रहे, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल के पास जाओगे तो वो तो आपका हर चीज़ के प्रूफ मांगेगा। आप अनऑथोराइज्ड के पास चले गए तो वो तो आपने जो बोल दिया वो कर देंगे और फिर आपको बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 31 जुलाई के बाद आपका ITR फाइल नहीं हो सकता है, 31 जुलाई के बाद आपका ITR फाइल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कभी कभी आप कहीं फंसे हो और आप ITR फाइल ही नहीं कर पाते 31 जुलाई तक, तो आपने अब थोड़ा लेट फाइल करिए बट गलत फाइल मत करिए। ऐसे इट इज बेटर थोड़ा सा लेट हो जाए बट गलत फाइल करने में वो 5,000 बचाने की जगह 50,000 देना पड़े। हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब इट इज ऑलवेज सेड ना, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट इज मच मोर देन द कंप्लायंट कॉस्ट। करेक्ट, राइट। एक और सवाल था, ये हमारा आखिरी सवाल होगा। हाँ। कि बहुत सारे जो हैं सीनियर सिटीजन्स होते हैं, राइट, उनको
ऑब्वियसली थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, राइट, ज़्यादा उनको जानकारी होती नहीं है, तो उनके हिसाब से क्या चीज़ें उनको ध्यान रखना चाहिए या क्या चीज़ उनको मालूम होनी चाहिए जिससे उनको लगे हाँ ये जो चार्जेस मुझसे लिए जा रहे हैं, राइट, वो सही है, ये मुझे ओवरचार्ज नहीं कर रहा है कोई, या मेरा जो है नॉलेज नहीं होने की वजह से सामने वाला उसका जो है गलत फायदा ले रहा है, तो व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर देम? आई विल सजेस्ट कि आप पहले तो आप कोई प्रोफेशनल सीए या कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर ही जाओ। सेकंड, अगर आप और किसी के पास जाते हो तो आप ये ध्यान रखो कि वो जो फीस चार्ज हो रही है वो मार्केट में और एक दो जनों से कंसल्ट कर लो कि जैसे जो प्रोफेशनल है वो क्या चार्ज कर रहे हैं। रेड फ्लैग आपको तभी ध्यान में आ जाना चाहिए अगर समझो आपको कोई दूसरा फॉर्म फाइल करना पड़ा है वो आईटीआर फाइल करने से पहले, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन टुडे सिनेरियो कि आपको न्यू से ओल्ड स्कीम जाना है, तो वो बोल रहा है कि ये फॉर्म के अलग लगेंगे, वो फॉर्म के अलग लगेंगे, आपको अगर रिफंड चाहिए तो अलग लगेंगे, ये सारे रेड फ्लैग्स है। तो वो बोलेंगे कि मेरे को 10% ऑफ द रिफंड दो, तो आप उनको काउंटर क्वेश्चन करो, अगर आप मेरा टैक्स जो है तो आप 10% बेयर करने वाले हो क्या, सो यू कैन काउंटर क्वेश्चन ऐसे। तो ये सब रेड फ्लैग्स है जो उनको पता होने चाहिए। जैसे अभी तीन ही आईटीआर फॉर्म है जो सैलरीड इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होते हैं, तो वो अगर आप प्रोफेशनल के पास जाते हो तो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि वो जो आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। वो थोड़ा हो आपका मोबाइल नंबर और जो OTP है जो आप ही के मोबाइल नंबर पे मेल ID पे आता हो, ऐसे कि और किसी के जो ऑथराइज पर्सन ने बोला नहीं सर इस बार आपको तकलीफ होगी, बाद में बार बार OTP लगते हैं तो आपको तकलीफ होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप उनका दे दो, उनको बोलना नहीं मुझे चलेगा तकलीफ होगी तो मैं आपको OTP दूंगा ऐसे। बहुत सारे मैंने देखे ऐसे एक्चुअली कि बोलते कि नहीं आपको बहुत बार OTP आएगा, उससे जब मैं मेरा मोबाइल नंबर और मेल ID डाल देता हूँ तो मुझे ही OTP आएगा, मैं फाइल कर दूंगा, विच इज़ वेरी मच रॉन्ग, रेड फ्लैग इट इज़। ओके, तो फौजी भाई ये जो हमारा पॉडकास्ट है यहाँ ही हम इसको अब ख़त्म करते हैं। होपफुली इसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो आपके फ़ायदे के लिए आपको आगे भी काम में आएगा, और उड़ चलो ऐसे पॉडकास्ट आपको लेके आते रहते हैं। और थैंक यू निधि जी, आपने अपना टाइम निकाला, ठीक है, और हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने फौजियों के लिए कुछ कर पाई या उनको मेरे बोलने से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। And one quote I will like to put here is कि जैसे filing a ITR without consulting a CA is same like taking the medicine without prescription of the doctor. तो it may be correct but it is very much risky here. तो गलत मेडिसिन लेने का जो है ना खामियाजा ना वो काफ़ी सारा महंगा पड़ सकता है। दैट मीन्स आप गए पेट दर्द के लिए लेने के लिए, उसने सिर दर्द की दवाई दे दी तो पता नहीं सिर दर्द आगे और बढ़ जाएगा। हाँ। ना, तो यस, सो थैंक यू फौजी भाइयों, आपने जो है इस पॉडकास्ट के लिए आपका समय निकाला, और हम इसमें कोशिश ये करेंगे आगे आपको ऐसे पॉडकास्ट और लाते जाएं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़े, आपको जो है जानकारी मिले और आपको टैक्स फाइलिंग या फिर जो है टैक्स की इन्फॉर्मेशन सही आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर।